इंझाओ रेल्म एक गहरे अंधकार का कैद खाना। यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी का नामो निशान तक नहीं। अपर रेल्म के जालिम सेक्ट यहाँ के इंसानों को कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल करते, सिर्फ खूनी कातिल बनाने के लिए। लेकिन इस अंधेरे में एक आग जल रही थी। लियो जियांग, उसके फादर ने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी जान, सब कुछ कुर्बान कर दिया बेटे को गुलामी की जंजीरों से आजाद करने के लिए। उन्होंने कहा तो अपर रेल्म जाएगा, असली कल्टीवेटर बनेगा और इंझाओ के हर एक मासूम को इंसाफ दिलाएगा। तो अब लियो जियांग नई दुनिया के दरवाजे पर खड़ा है, दिल में एक ऐसी कसम लिए जो दुनिया हिला देगी। उसने कहा चाहे रास्ते में कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए, मैं अपने फादर का सपना पूरा करूंगा। अपना नया रास्ता बनाकर कल्टीवेशन की सबसे ऊंची चोटी को तोड़कर दिखाऊंगा। लेकिन क्या ये मुमकिन भी है, एक ऐसी दुनिया में जहाँ स्पिरिचुअल पावर एग्जिस्ट ही नहीं करती? क्या लियो जियांग उस शिखर तक पहुँच पाएगा या फिर वो भी बस एक कठपुतली बन के रहेगा? ये है वॉकिंग द वे ऑल अलोन। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जोंगशियान वर्ल्ड में करोड़ों अब्जों लिविंग बीइंग्स हैं, जिनमें से 180 अपर सेक्ट, 800 साइड सेक्ट और 3000 स्पिरिचुअल पाथ मौजूद हैं। वेल, यहाँ पर जितने ह्यूमंस थे उनमें से बस कुछ ही लोगों के पास स्पिरिचुअल रूट मौजूद थे। इस जोंगशियान वर्ल्ड में एक और लोअर रेल्म मौजूद थी जिसे इंझाओ रेल्म के नाम से जाना जाता था। और इस इंझाओ रेल्म की खासियत ये है कि यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद नहीं, यानी कि यहाँ रहने वाले लोग कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर सकते। भले इंझाओ में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद नहीं, लेकिन यहाँ की जमीन पर बड़ी ही अजीब सी ब्लड एनर्जी पाई जाती थी और इसी का इस्तेमाल करके इंझाओ के लोग मार्शल आर्ट और डार्क आर्ट को प्रैक्टिस कर सकते। सो इस तरह से जोंगशियान वर्ल्ड की इंझाओ रेल्म काफी ज्यादा अलग थी। तभी जोंगशियान वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स ने देखा कि लोअर रेल्म यानी कि इंझाओ में करप्शन काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा। यहाँ के पैसे वाले लोग कमजोरों को जैसे चाहे वैसे बुली कर सकते थे, मासूमों को मारा जाता। तो इसी वजह से अपर रेल्म के 7 किलिंग सेक्ट ने यहाँ पर एक हॉल को एस्टेब्लिश किया जिसे कहा जाता है टियानजू असैसिनेशन हॉल। इस हॉल को इंझाओ के लोअर रेल्म में बनाया गया था, जो कि यहाँ की फेमस असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। इस हॉल के असैसिन 7 किलिंग सेक्ट के ऑर्डर्स पर उन लोगों का शिकार करते हैं जो कि बेरहम और इवल थे। सिंपल वर्ड्स में बताया जाए तो बुराई का काल है टियानजू असैसिनेशन हॉल। और अब हमें इसी ऑर्गेनाइजेशन के 3 बंदे दिखाए गए जो कि अपने आर्टिफिशियल विंग्स की मदद से झरने से नीचे छलांग लगा देते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया था इंझाओ के लोग कल्टीवेशन नहीं कर सकते और इसी वजह से ये लोग फ्लाई करने के लिए आर्टिफिशियल विंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उसी इलाके के फॉरेस्ट में हमें कैरेज दिखाई गई, तो ये असैसिन उसी कैरेज पर एक्सप्लोजिव से अटैक करते हुए सीधा नीचे आ गए। इन्होंने वहाँ पर काफी सारे धमाके किए, मगर फिर भी उस कैरेज में मौजूद बंदे पर इसका कोई असर नहीं होता। वो कहने लगा कि तुम्हारी इतनी जरूरत कैसे हुई कि तुम मेरी नींद खराब करो? क्या तुम लोग नहीं जानते कि मैं इंझाओ का मार्क्विस हूँ, कोई मुझ पर अटैक नहीं कर सकता। उतने में ही मेंगलोंग नाम का बंदा अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए इस कैरेज को डैमेज करने चला गया। उसने अपनी ब्लेड की मदद से कैरेज को ब्रेक कर दिया और वहीं पर उसके साथी एक साथ मिलकर उस पर कूद पड़े। हालांकि उस मार्क्विस की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसके चलते ये दोनों भी पीछे की तरफ पुश हो जाते हैं। पर यहाँ पर हम इस कहानी के हीरो लियो जियांग को देख पाते हैं, जिसे पता चल चुका था कि मार्क्विस ने प्रोटेक्टिव टैलिस्मान का यूज किया है। तो मार्क्विस से कहने लगा कि टियानजू असैसिन हॉल तुम्हारी जिंदगी तुमसे छीनने आया है, इसलिए तुम्हारी ये पैंतरेबाजी यहाँ पर नहीं चलने वाली। जिस पर बंदा कहने लगा कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ ज्यादा दिनों तक इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम किससे पंगे ले रहे हो। तभी मेंगलोंग उससे कहता है कि टियानशिंग, तुमने मासूम लोगों को जान से मारकर उनकी बहु बेटियों के साथ जबरदस्ती की, तुम्हारे क्राइम्स माफी के लायक नहीं। साथ ही शाओजिंग कह रही थी कि हेवन ने हमें यहाँ भेजा है ताकि तुम्हारा सिर कलम करके हम उन विक्टिम्स को जस्टिस दिला पाए। जो सुनकर वो बंदा हंसते हुए कहने लगा कि चलो फिर देखते हैं तुम तीनों में कितना दम है। और अब इन तीनों ने टियानशिंग पर अटैक करना शुरू कर दिए। हालांकि टियानशिंग के प्रोटेक्टिव टैलिस्मान काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनका कोई भी अटैक उस पर हिट नहीं हो पाता। उल्टा उसने ही अपनी पावरफुल एनर्जी का यूज कर इन तीनों को पीछे की तरफ ढकेल दिया। और अब टियानशिंग उन्हें बताता है कि मैं ब्लैक ड्रैगन सेक्ट का डिसाइपल हूँ और हमारे सेक्ट की तुम्हारी 7 किलिंग सेक्ट से कोई दुश्मनी नहीं, मगर फिर भी तुमने बेवजह मुझ पर
अटैक कर दिया। क्या तुम्हें 7 किलिंग सेक्ट की पनिशमेंट से डर नहीं लगता? मेरे ख्याल से तुम अपनी मर्जी से ही अपने सेक्ट के रूल्स को ब्रेक करके यहाँ आए हो। वहीं पर मिंगलोंग कहने लगा कि इसका ब्लैक ड्रैगन सेक्ट तो इमॉर्टल सेक्ट में से एक है। वहीं पर शाओचिंग भी काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहने लगी कि इन झाओ में तो कभी कोई कल्टीवेटर पाया नहीं जाता, फिर ये बंदा यहाँ पर कैसे पहुँच गया? तो जियांग उसे केयरफुली ऑब्जर्व करते हुए सोचने लगा कि ये बंदा एक कल्टीवेटर है, इसके पास टैलिस्मान, हेवी आर्मर और जायंट सोर्ड भी है। साथ ही इसका डिफेंस भी काफी ज्यादा सॉलिड होने की वजह से हम इस पर हमला नहीं कर पा रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बंदा सिर्फ खुद को डिफेंड कर रहा, इसने अभी तक हम पर कोई हमला नहीं किया। तो जियान तुरंत ही उससे कहने लगा कि टियानशिंग, अगर तुम वाकई कल्टीवेटर हो तो क्यों ना अपना हेवी आर्मर हटाकर हमें अपना चेहरा दिखाओ। मगर टियानशिंग ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो ये लोग एक बार फिर से उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो इस बार टियानशिंग भी फाइट बैक करने लगा। उसने तो अपने एक एक पंच में ही मिंगलोंग और शाओचिंग को जमीन पर पटक दिया था। तब तक जियांग उससे निपटना शुरू कर देता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए शाओचिंग ने उस बंदे के आर्मर को थोड़ा सा ब्रेक कर उसमें अपनी तलवार पियर्स कर दी। मगर वो अकेला बंदा इन तीनों पर भारी पड़ गया था। उसने इन तीनों को उठाकर काफी दूर पटक दिया और इसी दरमियान जियांग एक मैजिकल आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए उस पर कई सारे अटैक करने लगा। और ये अटैक इतने ज्यादा पावरफुल थे कि टैलिस्मान होने के बावजूद भी वो बंदा थोड़ा सा घायल हो गया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए तीनों से खत्म करने की कोशिश करने लगे। जियांग ने अपनी तलवार सीधे उसमें पियर्स कर दी थी, जिसके चलते वो बंदा पीछे की तरफ पुश हो गया। इतना ही नहीं, जियांग के साथी भी उसे मारने के लिए जंप लगा देते हैं। तो उस बंदे ने अपनी सोर्ड को शटर करते हुए इन दोनों को घायल करके पटक दिया। वेल, यहाँ पर जियांग भी टियानशिंग के सामने कमजोर पड़ गया था, मगर उसने अभी तक हार नहीं मानी। दोस्तों, दरअसल ये असैसिनेशन हॉल के लोग बस कॉम्बैट में ही माहिर थे। इनके पास कोई कल्टीवेशन पावर नहीं और ना ही कोई स्पिरिचुअल एनर्जी। मगर फिर भी जियांग ने अपनी तलवारबाजी के दम पर उस बंदे के आर्मर को डैमेज कर दिया था। जो देख टियानशिंग कहता है कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि तेरे जैसा मामूली सा असासिन मुझे इतना ज्यादा तंग करेगा। जिस पर जियांग कहता है कि तेरे पास जितने भी प्रोटेक्टिव मैजिकल टूल्स हैं, वो भले ही दिखने में पावरफुल होंगे, मगर असल में वो सर्वाइवल के लिए काफी ज्यादा मामूली है। मेरे ख्याल से तुम ऐसे बंदे हो जिसे तुम्हारा ब्लैक ड्रैगन सेक्ट फिलहाल मरवाना नहीं चाहता। हाँ, मगर आज न कल वो तुम्हें खत्म करने की कोशिश करेगा। जो सुनकर तो बंदा उस पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। तो जियांग उससे कहने लगा, जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास स्पिरिचुअल रूट होते तो क्या तुम्हारा ब्लैक ड्रैगन सेक्ट तुम्हें इस इंझाओ रल में छोड़ता? यहाँ पर तो कोई स्पिरिचुअल पावर मौजूद नहीं और इसी वजह से तुम काफी ज्यादा भड़के हुए हो। सच बताओ तो मुझे तुम पर तरस आ रहा कि तुम्हारी इस सेक्ट ने तुम्हें ऐसी रूखी सूखी दुनिया में भेज दिया। यहाँ पर तुमने अपनी नफरत उतारने के लिए न जाने कितने सारे इवल कामों को अंजाम दिया और इसी वजह से मैं जियांग, टियानजू असैसिनेशन हॉल का मेंबर, हेवन के बिहाफ में तुम्हें फिनिश कर दूंगा। जो सुनते साथ ही वो बंदा जोर जोर से हंसते हुए बताने लगा कि मेरा बाप लॉन्ग वेंडिंग फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल का एक ट्रू कल्टीवेटर है, तो वो तेरे टियानजू असैसिनेशन हॉल को जरूर से सबक सिखाएगा। मगर जियांग पर इस धमकी का कोई असर नहीं होता। वो तो सीधे टियानशिंग की तरफ भागते हुए कुछ मंत्राज को दोहराने लगा और तभी उसके आंखों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर रिलीज होने लगती है। इनफैक्ट उसने इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। वेल, इस टेक्निक को डिवाइन पनिशमेंट कहा जाता था और उसी का इस्तेमाल करते हुए जियांग उस पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है, जिससे वो बंदा चट्टानों को पियर्स करते हुए काफी ज्यादा घायल हो गया। तब तक जियांग हवा में छलांग लगाते हुए सीधे उस पर कूद पड़ा और यहाँ पर उसने टियानशिंग पर कई सारे पंचेस हिट कर दिए थे, जो कि इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो पूरा इलाका उससे कांप उठा और फाइनली जियांग ने उस ईवल बंदे को खत्म कर दिया था। इधर शाओचिंग मिंगलोंग से कहने लगी कि जियांग के पास तो डिवाइन पावर्स है, क्या हमने अभी भी अपने प्लान को अंजाम देना चाहिए? जिस पर मिंगलोंग कहता है कि अब पीछे हटने से कोई फायदा नहीं होने वाला और उतने में शाओचिंग ने सीधे जाकर उस पर अपनी तलवार से अटैक कर दिया। मगर जियांग ऑलरेडी इसके लिए तैयार था। वो उसके अटैक को डॉज करते हुए एक साथ ही इन दोनों का मुकाबला करना शुरू कर देता है और यहाँ पर उसने डिवाइन पनिशमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों को जकड़कर जमीन पर पटक दिया। जिसके बाद वो इनसे पूछता है कि शायद अब तुम दोनों मेरा अच्छा दोस्त बनने की एक्टिंग को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम दोनों दोस्ती की आड़
आड़ में मुझे मारना चाहते हो। मेरे ख्याल से ये सब तुमने असेंशन असेंबली की वजह से किया। क्या तुम इतने ज्यादा मतलबी हो गए कि तुमने खुद के फायदे के लिए अपने पुराने दोस्त और अपने टीएनजी हॉल को धोखा देना सही समझा? जिस पर शाओजी जवाब देते हुए बताने लगी कि मैं भी ये सब करना नहीं चाहती थी, मगर इस बार असेंशन असेंबली में बस 2 ही स्पॉट्स हैं, यानी कि सिर्फ 2 लोग ही इस बेकार रन से अपर रन पर जा सकते हैं और इसीलिए हमने तुम्हें मारने का प्लान बनाया। जिस पर जियांग पूछने लगा कि क्या वाकई तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मुझे मारने के बाद 7 किलिंग सेक्ट तुम्हें जिंदा छोड़ता? तुम्हें भूल गए कि हमारे टियानजू असासिन हॉल की सारी बागडोर उसी 7 किलिंग सेक्ट के हाथ में है। वो तुरंत ही समझ जाते कि तुम दोनों ने असेंड होने के लिए मुझे खत्म कर दिया। खैर, अब तुमने मुझे मारने का प्लान बनाया है तो खुद को भी खत्म होने की तैयारी भी कर ली होंगी। जिस पर शाओजिंग कहती है कि हम जानते थे हमारे जीतने के चांसेस ना के बराबर होंगे, लेकिन अगर हम रिस्क नहीं उठाते तो शायद अगले असेंशन असेंबली तक हम जिंदा भी नहीं बचेंगे। हर साल न जाने कितने ही सारे लोग लॉन्गिविटी पॉइजन की वजह से खत्म हो जाते। पिछले साल भी हमने अपने हॉल के न जाने कितने ही सारे दोस्तों को खो दिया, तो हो सकता है कि इस बार हमारा भी नंबर लग जाए और फिर हमें कभी भी असेंशियल असेंबली में पार्टिसिपेट करने का मौका ही ना मिले। जिस पर जियांग कह रहा था कि मैं जानता हूँ लॉन्गिविटी पॉइजन धीरे धीरे करके हमारी लाइफ स्पैन को ड्रेन कर रहा है, लेकिन ये तो हमारी ही चॉइस थी। सो गाइस, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि जो भी टियानजू हॉल को ज्वाइन करेगा उसकी बॉडी में पॉइजन भी इंसर्ट किया जाएगा ताकि वो बंदा कभी भी टियानजू हॉल के साथ गद्दारी ना कर पाए। और ये सारी प्लानिंग थी 7 किलिंग सेक्ट की। दरअसल वो टियानजू हॉल का मिसयूज करके अपने लिए पावरफुल ह्यूमन वेपन बनाना चाहता है। जो भी बंदा टियानजू हॉल को ज्वाइन करेगा वो कभी भी 7 किलिंग सेक्ट को छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि ज्वाइनिंग के वक्त ही उनके बॉडी में पॉइजन को इंसर्ट किया जाता है। अगर इस पॉइजन को हटाना है तो इन्हें अपर रेल्म में जाकर कल्टीवेट करना होगा और इसी वजह से इन दोनों ने मिलकर अपने ही दोस्त को धोखा दिया था। तभी जियांग उनसे कहने लगा कि लॉन्गिविटी पॉइजन को हमारी बॉडी से रिमूव करने का एक और तरीका है। मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना बंद कर दो, एक मॉर्टल जैसी जिंदगी को लीड करो और वो पॉइजन अपने आप खत्म हो जाएगा। जिस पर शाओजिंग कहने लगी कि बिना मार्शल आर्ट के तो हम अपाहिज बन जाएंगे, ऐसी बेकार जिंदगी जीने से अच्छा है अपर रेल्म में असेंड होने के लिए कोशिश करो। साथ ही मेंगलोंग उससे कहता है कि जियांग हमारा मजाक उड़ाना बंद कर, हम सब के सब असासिन से, मगर फिर भी तूने हमेशा राइचस होने का दावा किया। मैं तो तेरी इस नौटंकी से काफी टाइम पहले ही तंग आ गया था, इसलिए क्यों ना तुम्हें खत्म करके मैं एक असासिन होने का सबूत दूं। और इतना कहते साथ ही उसने जियांग पर अटैक करना शुरू कर दिए। साथ ही साथ उसने अपने एक मार्शल आर्ट टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लिया था जिसे रैम्पेजिंग ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता था। और अब वो जियांग को खत्म करने के लिए उस पर कूद पड़ा, मगर जियांग ने दोबारा से डिवाइन पनिशमेंट का यूज करते हुए एक ही सेकंड में उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर उसे जमीन पर पटक दिया था। साथ ही साथ वो सीधे उसके सीने पर सवार होकर मेंग को जमीन पर घसीटने लगा और अब उसकी तलवार भी जियांग के ही हाथ में थी जिसे वो सीधे मेंग पर पॉइंट कर देता है। यहाँ पर मेंग हैरान होते हुए कहने लगा कि तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, मगर तुमने जानबूझकर अपनी असली ताकत को हाइड करके रखा। जिस पर जियांग कहता है कि मैं चाहूँ तो तेरी धोखेबाजी के लिए तुझे खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं तेरी जैसा ईवल नहीं। साथ ही शाओजिंग भी मेंगलोंग को समझाने लगी कि अब फाइट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, हम ऑलरेडी हार गए हैं। तो मेंग ने भी अपनी हार कबूल कर ली, लेकिन उसी वक्त इन्हें किसी के हंसने की आवाज आने लगी। दरअसल टियानशिंग अभी भी जिंदा था। वो अपने असली फॉर्म में आते हुए कहने लगा कि वाह क्या ही गहरी दोस्ती है, धोखा मिलने के बावजूद भी तुम अपने दुश्मनों को माफ कर रहे हो। सच बताओ तो मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है। तुम टियानजू असैसिनेशन हॉल की चीटियां हो, मगर फिर भी तुम्हारे जैसे कीड़ों के पास असेंड होने का मौका है और मैं यहाँ का मार्क्विस होने के बावजूद भी असेंड नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी बॉडी में स्पिरिचुअल रूट्स मौजूद नहीं। मैं जानता हूँ तुम अच्छे कर्मास कमाना चाहते हो जिससे तुम्हें मेरिट हासिल हो जाए और इसी वजह से तुम अपने गद्दार दोस्तों को भी माफ कर रहे, मगर कोई ना, तुम तीनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। और इतना कहते साथ ही उसने डार्क मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर कई सारे इवल फॉर्म्स को रिलीज कर दिया जो कि इन तीनों को चारों ओर से घेर लेते हैं। उन इवल्स फॉर्म ने तो बड़ी ही तेजी के साथ जियांग के दोस्तों को अपने वश में कर लिया। ये सब देखकर जियांग समझ गया था कि ये तो पपेट कंट्रोलिंग टेक्निक है, इसलिए जियांग ने डिवाइन पनिशमेंट का इस्तेमाल करते हुए इवल फॉर्म्स को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही उसे अपने दोस्तों की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो दोनों भी पूरी तरह
से उस ईवल पपेट के कब्जे में थे और अब उन्होंने जियांग पर अटैक करना शुरू कर दिए। मगर जियांग डिवाइन पावर का यूज करके मिंगलोंग पर काउंटर अटैक कर उसे वहीं पर नॉकआउट कर देता है। तब तक शाओचिंग उस पर अटैक करने पहुंच गई थी, तो जियांग ने अपने एक ही वार में उसकी सोड को ब्रेक कर उस पर भी एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिसके बाद वो टियानशिंग पर हमला करने रवाना हो जाता है। इन दोनों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका था, मगर टियानशिंग तो बिना आर्मर्स के ज्यादा देर तक जियांग के सामने टिक नहीं पाता और फाइनली जियांग ने डिवाइन पनिशमेंट का यूज करके उसका काम तमाम कर दिया। वेल, टियानशिंग के मरने के बावजूद भी उसके दो सीवल पोजीशन से आजाद नहीं हुए थे, जो देख जियांग की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता था कि उसके पास इन दोनों को खत्म करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए मेंग जैसे उस पर अटैक करने गया, जियांग ही उसके गले को स्लिट कर देता है, जिसके चलते मेंग की वहीं पर मौत हो गई। तब तक शाओचिंग उस पर स्ट्राइक हिट करने पहुंच गई थी। हालांकि जियांग ने उसे भी अपनी एक ही स्लैश में घायल कर दिया, जिसके चलते वो उस ईवल पोजीशन से बाहर आ जाती है और जियांग से कह रही थी कि हमने तुम पर अटैक किया ताकि हम सरवाइव कर पाए। इस दुनिया में जीने के लिए बस एक ही ऑप्शन है, जो कि है असेंशन। तो प्लीज हमें ब्लेम मत करना, हमें अपने किए पर शर्मिंदगी है। और तभी जियांग को इन दोनों का डिस्कशन याद आया। मिंगलोंग शाओचिंग को बता रहा था कि इस बार असेंशन के लिए बस 2 ही स्पॉट्स मौजूद हैं, और अगर बात जियांग की जाए तो उसके पास ना ही स्पिरिचुअल रूट्स है और ना ही डिवाइन पावर्स, मगर फिर भी मास्टर हमेशा उस लूजर को ही फेवर करते आए, इसलिए हमें उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो शाओचिंग उससे पूछने लगी कि बताओ फिर तुम्हारा क्या प्लान है, हमने उसे मार दिया तो हम मास्टर के सामने क्या जवाब देंगे। जिस पर मिंगलोंग कहता है कि ये तो बड़ा ही आसान है, हम उन्हें बता देंगे कि मार्क्विस टियानशिंग को मारते वक्त जियांग भी घायल हो गया था, बस हमें उस मार्क्विस को खत्म करते वक्त इस पर भी अटैक करने पड़ेंगे। और तुम ये मत समझो कि हम उसे धोखा दे रहे, जोंगशियान की दुनिया में सिर्फ स्ट्रांग ही जिंदा बच सकता, वहाँ पर स्पिरिचुअल रूट और डिवाइन पावर्स का होना लाजमी है। अगर जियांग को वहाँ पर असेंड किया भी गया तो भी ये वहाँ पर कोई कारनामा नहीं कर पाएगा, तो उसे वहाँ जाने का चांस ही क्यों दे। वेल, इन दोनों की ये सारी बातें सुनकर जियांग को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे हर्ट हुआ कि उसके दोस्त सिर्फ असेंशन के लिए उसके खिलाफ हो गए। वो कहता है कि कोई भी चीज इस दुनिया में अनंत काल के लिए टिक नहीं सकती, हम सबको मिट्टी में मिल जाना है। और फिर उसके आंखों के सामने उसके दोनों दोस्त इसी मिट्टी में मिल चुके। जियांग को उनकी मौत का काफी ज्यादा अफसोस था। अब अगले सीन में हम वेंडिंग को देख पाते, जो कि टियानशिंग का फादर था। उसने देखा कि उसके बेटे की तो मौत हो चुकी, तो वो अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए पता करने लगा कि यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या था। उसने देखा कि टियानशिंग ने मरने से पहले टियानजू असासिन हॉल का जिक्र किया था, तो वेंडिंग को पता चल गया है कि उसके बेटे को टियानजू असासिन हॉल ने खत्म किया। वो कह रहा था कि 7 किलिंग सेक्ट अपने लिए सन की कुत्तों को इस हॉल में पाल रहा है, मगर आज उन्होंने अपनी हद पार कर दी। टियानजू हॉल ने मेरे बेटे को खत्म करके सबसे बड़ी गलती की है। अब अगले सीन में हमें टियानजू असासिनेशन हॉल का सीन दिखाया गया, जहाँ पर हम मास्टर सियान को देख पाते हैं, जो कि सोल लैंप वॉल के पास खड़े थे। वो काफी ज्यादा मायूस होकर कहने लगे कि जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किल है, जन्म से लेकर मौत होने तक हमें ढेर सारी सफरिंग को फेस करना पड़ता। जिनसे नफरत है उन्हें मार दो और जिनसे मोहब्बत है उनसे अलग हो जाओ, हम में से तो कोई आजाद नहीं हो पाया। सो गाइस, यहाँ पर मास्टर सियान ये सब इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उनका ये टियानजू असासिन हॉल 7 किलिंग सेक्ट के ऑर्डर पर काम करता था, यानी कि इनकी जिंदगी और मौत सबका कंट्रोल है 7 किलिंग सेक्ट के पास। और उतने में जियांग वहाँ पर पहुँच गया। वो तुरंत ही अपने मास्टर को ग्रीट करके बताता है कि मार्क्विस टियानशिंग को एग्जीक्यूट कर दिया गया, मगर हमें पता चला कि वो बंदा ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के कल्टीवेटर का बेटा है, तो उसका फादर जरूर से अपने बेटे की मौत का बदला लेगा। जिस पर मास्टर सियान कहने लगे कि शायद वो ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के लॉन्ग वेंडिंग का बेटा होगा। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, वेंडिंग ऑलरेडी हमारे हॉल को डिस्ट्रॉय करने निकल चुका है। साथ ही मैं देख पा रहा हूँ कि मिंगलोंग और शाओचिंग के सोल लैंप बुझ गए। क्या उन्होंने तुम पर अटैक किया था? जिस पर जियांग बताने लगा कि हाँ, उन्होंने मुझे खत्म करने की प्लानिंग बनाई थी, मगर फिर भी मैंने उन्हें पहले तो जान से नहीं मारा। आफ्टर ऑल हम दोस्त थे, लेकिन बदकिस्मती से वो दोनों भी मार्क्विस टियानशिंग की इवल आर्ट के जरिए उसके वश में चले गए, तो मुझे मजबूर होकर उन्हें मारना पड़ा, क्योंकि उस इवल आर्ट को नाकाम करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। जो सुनकर एल्डर सियान भी मायूस हो गए। वो कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा कौन है जो किसी के हाथ की कठपुतली ना बना हो? हम में से कोई भी अपनी मर्जी से जी नहीं सकता। हम सब 7 किलिंग सेक्ट के हाथ की कठपुतलियां हैं, और इसीलिए मैंने तुम्हें बताया था कि जल्द से जल्द यहाँ से दूर चले जाओ। अब मेरी बात मानकर तुम सेंट्रल हेवन वर्ल्ड में जाओगे। तुम्हें अपने स्पिरिचुअल रूट्स को जितनी जल्दी हो सके अवेकन करना है, ताकि तुम अपनी कल्टीवेशन की जर्नी की शुरुआत कर
सको। तुम्हें पहला चीज रिफाइनिंग और फिर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट को अचीव करना होगा। उसके बाद ही तुम पावरफुल रैंकिंग में शुमार हो जाओगे और उसी दिन तुम्हें असली आजादी बहाल होगी। तो जियांग कहता है मास्टर मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, बताए अब मुझे क्या करना है। तो मास्टर कहने लगे कि वेंडिंग के मैटर को मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा, उसकी फिक्र तुम मत करो। मैंने तुम्हें लॉन्गेविटी पॉइजन को डिस्ट्रॉय करने की टेक्निक बताई थी, तो क्या तुमने उस टेक्निक को मेमोराइज कर लिया? जिस पर जियांग कहने लगा कि हाँ, मैरो क्लिनजिंग और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट आपने मुझे इन्हीं दो टेक्निक को मास्टर करने के लिए बताया था। तो जैसे ही मेरी कल्टीवेशन की जर्नी शुरू हो जाए मैं इन दोनों टेक्निक्स पर काम करूंगा। तो मास्टर सियानो से अपना जेड टोकन और प्रेयर बीड थमाते हुए कहने लगे कि ये हमारे लियो फैमिली की पहचान है, तो इसे हमेशा अपने पास रखना। साथ ही मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो, तुम्हें ओल्ड लियो विलेज में जाना पड़ेगा, वहाँ पर तुम्हारी एक बंदे से मुलाकात होगी। तो मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से उससे मिलकर वापस आ जाओ। ये मैटर हमारे टियानजू असासिन हॉल के सर्वाइवल से कनेक्टेड है। तो जियांग तुरंत ही ओल्ड विलेज में मौजूद लियो फैमिली के घर की तरफ रवाना हो गया। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम वेंडिंग को देख पाते, जो कि टियानजू असासिनेशन हॉल के इलाके में पहुँच गया था। और तभी टियानजू हॉल के असासिन्स ने उस पर अपने एरोस से अटैक करना शुरू कर दिए, मगर वो बंदा अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर लेता है, जिसके चलते ये सारे अटैक डिस्ट्रॉय हो गए। जो देख उन असासिन्स ने सीधे वेंडिंग पर छलांगे लगा दी, मगर वो वेंडिंग पर हमला कर पाए इससे पहले उस बंदे ने अपना पाँव जमीन पर पटकते हुए वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन कर दिया। साथ ही वो अपने डार्क ऑरा का इस्तेमाल करते हुए इन असासिन्स को बड़ी तेजी के साथ खत्म करने लगा। इधर मास्टर सियान को भी सिग्नल नजर आ रहे थे, वो समझ गए कि वेंडिंग अपने बेटे का बदला लेने के लिए यहाँ पर पहुँच चुका है। वहीं दूसरी तरफ जियांग मास्टर की कहने पर ओल्ड विलेज के एक घर में एंटर करता है। उसे तो कोई खबर ही नहीं थी कि टियानजू हॉल में तबाही मच गई। वेंडिंग बड़ी आसानी से इन असासिन्स का खात्मा करने लगा था, क्योंकि ये बस मार्शल आर्ट वाले असासिन थे और वो ठहरा एक कल्टीवेटर, जिसके चलते इनकी पावर्स में कोई कंपैरिजन नहीं थी। वेंडिंग ने अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए न जाने कितने ही सारे बंदों को जलाकर राख कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जियांग उस रूम को चेक कर रहा था और तभी अचानक से वहाँ पर एक बैरियर सेटअप हो जाता है। जियांग ने तो उसे खोलने की काफी सारी कोशिश की, मगर उसके पास भी कोई कल्टीवेशन नहीं थी जिसका यूज करके वो यहाँ से आजाद हो सके। और तभी मास्टर सियान का विजन उसके सामने आ गया। वो जियांग से कहते हैं कि बेवजह अपनी एनर्जी को जाया मत करो। उन्हें वहाँ देख जियांग काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो उनसे पूछ रहा था कि मास्टर आप मुझे यहाँ पर सील क्यों कर रहे हो, क्या मैंने कोई गलती कर दी? और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम मास्टर सियान को देख पाते हैं, जो कि एक शील्ड बनाकर वेंडिंग के थंडर अटैक से खुद को बचा रहे थे। वो दिल ही दिल में कहने लगे कि शायद जियांग ओल्ड विलेज में पहुंच चुका होगा, तो अब मुझे इस बंदे से डरने की कोई जरूरत नहीं। वहीं पर वेंडिंग मास्टर सियान से कहने लगा कि शायद तुम्ही ने मेरे बेटे को मारने का फरमान जारी किया था और तुम्हारे इशारों पर असासिन्स ने उसका खात्मा कर दिया। जिस पर मास्टर सियान कहते हैं कि मैंने तो उस बंदे को मारने का हुक्म दिया था जिसने कई सारे मासूमों को बुली किया, कितनी ही सारी औरतें उसके लस्ट का शिकार हो गई, पूरे इंसान ने उसमें दहशत मचाई थी, तो हाँ मैंने उसी ईवल को खत्म करने का ऑर्डर दिया। जिस पर वेंडिंग कहता है कि भले ही टियानशिंग बस मैंने पाला हुआ कुत्ता था, मगर वो इतना भी गया गुजरा नहीं था कि तुम्हारे जैसे फालतू लोगों के हाथों मारा जाए। तुम्हारी इस टियानजू हॉल की औकात इतनी भी नहीं थी कि उसे हाथ लगा पाओ, लेकिन फिर भी तुमने उसे मार दिया। शायद तुम चाहते थे कि यहाँ आकर मैं तुम्हें खत्म कर दूं। जिस पर मास्टर सियान कहते कि जैसा बाप वैसा बेटा, तू भी दूध का धुलानी। अगर तेरा बेटा बिना स्पिरिचुअल रूट के इतना ईवल था तो फिर तू तो एक कल्टीवेटर है, पता नहीं तूने कितनी सारी मासूमों की जाने ली होंगी। जिस पर वेंडिंग कहता है कि उसकी तो मैं गिनती भी भूल चुका हूँ। खैर अब तूने मेरे बेटे को मार ही दिया है तो क्यों ना तेरा ये टियानजू असासिनेशन हॉल उसका कंपेनियन बने। जिस पर एल्डर सियान कहते हैं कि तुम तो एक कल्टीवेटर होकर भी अपने बेटे को राइचस पाथ पर चलना नहीं सिखा पाए, तुमने उसे एक मॉन्स्टर बनाया और आज जब उस मॉन्स्टर को उसके किए की सजा मिली तब तुम हमारे सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने आ गए। तुम भी अच्छे से जानते हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ मौत ही डिजर्व करता था, तो एक सच्चे कल्टीवेटर बनो और यहाँ से दफा हो जाओ। जिस पर वेंडिंग अपनी एनर्जी से उन पर अटैक करते हुए कहने लगा कि स्पिरिटलेस लैंड पर मेरी हुकूमत है, यहाँ पर बस मेरे ही नियम चलते। वहीं पर मास्टर सियान ने फटाफट से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया और अब वो भी अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए थंडर को रिलीज कर वेंडिंग का मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। इधर उनका विजन जियांग को बता रहा था कि एक स्पेसिफिक टाइम पर ये रेस्ट्रिक्शन अपने आप
हट जाएगा। वेल, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया ताकि मैं तुम्हारे साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस कर सकूं। मैंने तुम्हें 16 सालों तक प्रोटेक्ट किया, लेकिन अब इससे ज्यादा मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। जो सुनते साथ ही जियांग काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। उस विजन को हाथ लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मास्टर सियान एक एनर्जी में बदल जाते हैं। वो कह रहे थे कि हमारे टियानजू असासिन हॉल में जो सोल लैंप वॉल थी, उसी की मदद से 7 किलिंग सेक्ट हम पर नजर रखता आ रहा। जब तक सोल लैंप वॉल एग्जिस्ट करेगी, तब तक हमारे सेक्ट का कोई भी बंदा 7 किलिंग सेक्ट से छुप नहीं सकता। 7 किलिंग सेक्ट हमेशा हमें कंट्रोल करता रहेगा। वहीं पर वेंडिंग मास्टर सियान की तरफ आगे बढ़ रहा था, तो मास्टर ने भी हवा में फ्लोट करते हुए अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करके उस बंदे पर थंडर से अटैक कर दिया। साथ ही हमें बैकग्राउंड में उनकी आवाज सुनाई देती है, जो कि जियांग को बता रही थी कि मैं वेंडिंग का इस्तेमाल करने वाला हूँ। उसके हाथों से सोल लैंप वॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हम हमेशा के लिए 7 किलिंग सेक्ट के कंट्रोल से आजाद हो जाएंगे। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ा दाव खेला। टियानजू असासिन हॉल का हर एक बंदा आज मारा जाएगा, लेकिन हम जिंदा ही कब थे जो मौत का अफसोस मनाए। हम तो हमेशा से ही दूसरों के इशारों पर नाचते आ रहे, मगर आज मैं मरने से पहले तुम्हें 7 किलिंग सेक्ट से आजाद करना चाहता हूँ। ये सारी बातें सुनकर जियांग काफी ज्यादा मायूस हो गया। वहीं दूसरी तरफ मास्टर सियान वेंडिंग के हाथों बुरी तरह से घायल हो चुके थे। उसी वक्त वेंडिंग ने दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मास्टर सियान को अपनी तरफ खींच लिया। मौत उनके सामने खड़ी थी और इधर जियांग बुरी तरह से बेबस, वो चाहकर भी अपने मास्टर को बचा नहीं सकता। इसलिए वो गुस्से में आकर उस बैरियर पर पंचेस हिट करने लगा, लेकिन इस बार तो डिवाइन पनिशमेंट भी इस बैरियर को ब्रेक नहीं कर पाती। मास्टर जियांग से बता रही थी कि प्रेयर बीड्स को कभी भी खुद से अलग मत करना और साथ ही अपने डिवाइन पावर्स को हाइड करके रखो। जब आगे चलकर तुम काफी ज्यादा पावरफुल बनोगे, तब शायद तुम्हें पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया था। तुम्हारी आजादी के लिए कीमत चुकाना काफी ज्यादा जरूरी था। सो मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से अपनी कल्टीवेशन की जर्नी की शुरुआत करो। तुम्हें स्पिरिट बटरफ्लाई सेक्ट में एडमिशन लेनी पड़ेगी और वहाँ पर अच्छे से कल्टीवेट करना। उसके बाद तुम्हें कांगजाओ की टियानशिंग माउंटेन पर जाना पड़ेगा, जहाँ तुम्हें अपनी मदर को ढूंढना है। बस एक बात हमेशा याद रखो कि 7 किलिंग सेक्ट से कभी कोई कनेक्शन मत बनाना। इसी दरमियान वेंडिंग ने मास्टर सियान को काफी ज्यादा घायल कर दिया। साथ ही हमें सोल लैंप वॉल पर बस 2 ही लैंप्स ग्लो होते हुए नजर आते हैं। एक था मास्टर सियान का और दूसरा था जियांग का। इधर मास्टर सियान पर डोमिनेशन साबित करने के बाद वेंडिंग काफी ज्यादा खुश था और वहीं पर मास्टर सियांग दोबारा से उसे भड़काने लगे। वो कह रहे थे कि मैंने तुम्हारे लूजर बेटे को खत्म कर दिया, तो क्या तुम उसके बदले मेरे टियानजू असासिन हॉल को पूरी तरह से मिटा दोगे? जबकि मास्टर सियान तो दिल ही दिल में यही चाहते थे कि ये बंदा इस हॉल को पूरी तरह से खत्म कर दे, ताकि दोबारा कभी भी 7 किलिंग सेक्ट इस हॉल के नाम पर किसी और को कंट्रोल ना कर पाए। वो वेंडिंग को बता रहे थे कि तुम्हारे बेटे ने न जाने कितनी सारी फैमिलीज का खात्मा किया, जिन्होंने अपनों को खोया, बस वही उस तकलीफ को समझ सकते हैं। जिस पर वेंडिंग कहने लगा कि इस दुनिया में 2 रैंकिंग के लोग हैं, एक तो हायर रैंकिंग से बिलोंग करते हैं और दूसरे लोअर से। और अगर सच बताओ तो तुम्हारे जैसे लोअर रैंकिंग वाले लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। तुम तो पैदा ही इसलिए होते हो ताकि पावरफुल लोग तुम पर अपना गुस्सा उतार पाए। मेरे सामने तुम्हारी औकात किसी कीड़े से कम नहीं। जिस पर मास्टर सियान जवाब देते हुए बताने लगे कि चाहे मैं लोअर रैंकिंग का ही क्यों ना हूँ, लेकिन इंसाओं के मासूम लोगों के लिए हमेशा फाइट करूंगा। तो वेंडिंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि ठीक है, मैं अभी तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। यहाँ पर मास्टर सियान दिल ही दिल में कहने लगे कि ये बंदा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का जीनियस है। इसका एक ही पावरफुल हमला इस सोल लैंप वॉल को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी हो जाएगा। बस अब जल्दी से ये बंदा मुझ पर हमला करे ताकि मेरे साथ ये सोल लैंप वॉल भी खत्म हो जाए। इस तरह से मेरा बेटा जियांग हमेशा के लिए 7 किलिंग सेक्ट से आजाद हो जाएगा। तब तक वेंडिंग ने अपने जायंट ब्लैक ड्रैगन को समन कर लिया था। वो अपनी एक ही स्ट्राइक में इस पूरे हॉल को मिटाना चाहता है। और अब वो ड्रैगन सीधे मास्टर सियान के सामने पहुंच गया। यहाँ पर मास्टर सियान दिल ही दिल में कहने लगे कि जियांग मुझे माफ कर दो, आज मुझे तुम्हारा साथ छोड़कर जाना पड़ेगा। और उतने में उस ब्लैक ड्रैगन ने सीधे उन पर अटैक कर दिया। इतना ही नहीं, उस ड्रैगन ने टियानजू हॉल को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। बस थोड़ी देर में वो पूरा हॉल कोलैप्स हो चुका था। और अब यहाँ पर हम मास्टर सियान को देख पाते जो किसी हॉल के मलबे के नीचे दब चुके थे, मगर वो अभी भी वेंडिंग की तरफ देखकर स्माइल करने लगे ताकि वो उसे और ज्यादा प्रवोक कर पाए। तो वेंडिंग ने भी गुस्से में आकर उस हॉल पर एक और हमला कर दिया। वो कहता है कि तुमने मेरे बेटे को खत्म किया था और आज उसी के साथ तुम्हारा ये हॉल भी दफन हो गया। टियानजू असासिन हॉल को जलता हुआ देखकर वेंडिंग काफी जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था कि फाइनली
मेरा बदला पूरा हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम जियांग को देख पाते जो कि काफी ज्यादा मायूस था। वो कहता है फादर आपने हमेशा दो जिंदगियां जी, एक तो मेरे फादर की और दूसरी मेरे मास्टर की। आपने कभी भी किसी को पता नहीं लगने दिया कि मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ हासिल हुआ। मेरे लिए आजादी आपसे ज्यादा बढ़कर नहीं थी और उतने में वहाँ का बैरियर हट जाता है। तो जियांग बड़ी ही तेजी के साथ अपने सेक्ट की तरफ रवाना हो गया। जब वो टियानजू हॉल पहुंचा वहाँ पर बस लाशें ही लाशें थी, जिन्हें देखते साथ ही जियांग काफी ज्यादा पैनिक हो गया। टियानजू हॉल भी पूरी तरह से जल चुका है। तो जियांग पागलों जैसे अपने फादर को ढूंढने लगता है। वो उन्हें पुकारते हुए वहाँ का मलबा हटाने लगा, मगर फिर भी उसे अपने फादर की लाश नहीं मिलती, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगा। आज उसने अपने फादर और मास्टर को खो दिया था, साथ ही वो सेक्ट भी तबाह हो चुका है जो बचपन से उसका घर था। और अब वो मायूस होकर अपने सफर पर निकल पड़ा। यहाँ पर जियांग के दिल में कई सारे सवाल थे कि आखिर उसकी मदर टियानशेंग माउंटेन में क्यों है। उनसे कहता है कि आपने कभी भी मेरे सामने मदर का जिक्र नहीं किया, आप हमेशा से मुझे अपनी असली पहचान छुपाने के लिए बताते रहे। शायद आपने ये सारी प्लानिंग बस आज के ही दिन के लिए की थी ताकि मुझे आजादी मिल सके। अब मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है, लियो आइलैंड पर जाकर स्पिरिचुअल रूट टेस्ट को पास करना। उसके बाद मुझे स्पिरिट बटरफ्लाई सेक्ट में एडमिशन मिलेगी और फिर वहीं से मैं सेंट्रल हेवन वर्ल्ड में दाखिल हो सकता हूँ। उसी के बाद ही मेरी बॉडी में मौजूद लॉन्गिविटी पॉइजन रिमूव होगा। मेरी सर्वाइवल के लिए बस यही एक मौका है। आप चाहते थे कि मैं जिंदा रहूं और एक पावरफुल कल्टीवेटर बनूं, तो मैं जरूर से आपकी इन ख्वाहिशों को फुलफिल करूंगा। जियांग इतना तो समझ गया था कि उसके फादर ने कई सारी बातें उससे छुपा के रखी है। वो कहने लगा कि शायद मदर से मिलने के बाद ही मुझे सारी हकीकत पता चलेगी। जिसके बाद हमें लियो फैमिली का मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियो फैमिली के पैट्रियार्क अपने बंदे को बता रहे थे कि 3 दिनों बाद स्पिरिचुअल रूट सिलेक्शन असेंबली होने वाली है। तो मैं चाहता हूँ कि लियोजिन और तुम उसमें काफी अच्छे से परफॉर्म करो, किसी भी कीमत पर हमारे लियो फैमिली को डिसअपॉइंट मत करना। तो बंदा पैट्रियार्क को अश्योरिटी देते हुए बताने लगा कि हम अपना बेस्ट देंगे। पैट्रियार्क सोच रहे थे कि असेंबली हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। वही दूसरी तरफ जियांग भी इसी टाउन में पहुँच चुका था और तभी उसे कुछ लोगों की बातें सुनाई देती हैं। वो कह रहे थे कि हमारा सीनियर ब्रदर काफी ज्यादा स्मार्ट है, ऑफ कोर्स वो लियो फैमिली के स्पिरिचुअल रूट टेस्ट को पास कर लेगा। जिस पर उनका सीनियर कहने लगा कि ऑफ कोर्स मैं उस एग्जाम को पास करूंगा और फिर मुझे स्पिरिट बटरफ्लाई सेक्ट में एडमिशन मिल जाएगी। लेकिन तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना, वहाँ जाने के बाद भी मैं तुम्हें मिस करूंगा। अगर मैं लियो फैमिली के एंसेस्टर का डिसाइपल बन गया तो मजा ही आ जाएगा। तो जियांग भी इसी टेस्ट के बारे में सोचने लगा। हर 22 सालों में एक बार स्पिरिचुअल रूट की टेस्ट को लिया जाता था, तो कई सारे लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना नहीं चाहते। और तभी हम लियो मिंग को देख पाते जो कि पैट्रियार्क के कहने पर लियोजिन को टाउन में लेकर आया था। ये दोनों इतनी तेजी से गुजर रहे थे कि एक बच्ची उनके घोड़े के नीचे आने वाली थी, मगर जियांग ने समय रहते उस बच्ची को उठा लिया। वह लियो मिंग की इस हरकत की वजह से लियोजिन उस पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो उससे डांटते हुए कहने लगी कि तुम्हारी जल्दबाजी की वजह से वो बच्ची घायल हो सकती थी। जिसके बाद लियोजिन तुरंत ही उस बच्ची से बात करने पहुंच जाती है। जियांग को भी लियोजिन पर काफी ज्यादा गुस्सा आया था। वो उससे कहता है कि सिटी के अंदर इतनी तेजी के साथ हॉर्स राइडिंग करना अलाउड नहीं है। तो लियोजिन तुरंत ही उससे माफी मांगने लगी। इससे ये बात साबित होती है कि लियोजिन काफी ज्यादा नेक दिल थी। साथ ही साथ जियांग का भी शुक्रिया अदा करने लगी, क्योंकि जियांग ने बीच में आकर उस बच्ची को बचा लिया था। और अब वो दोनों वहाँ से रवाना हो गए। जियांग समझ गया था कि अगर ये दोनों इतनी ज्यादा जल्दी में है तो ये भी जरूर से स्पिरिचुअल रूट टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। और अब थोड़ी देर बाद जियांग भी उस वेन्यू पर पहुंच जाता है। वहाँ पर कई सारे लोग जमा हो गए थे और फाइनली लियो फैमिली के पैट्रियार्क भी पहुंच जाते हैं। जियांग तो लियोजिन को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसे लगा ही नहीं था कि ये बंदी लियो फैमिली की मेंबर होगी। और अब लियो फैमिली का पैट्रियार्क वहाँ आए सभी लोगों का स्वागत करते हुए कहने लगा कि आज यहाँ पर स्पिरिचुअल रूट टेस्ट असेंबली परफॉर्म की जाएगी और इस बार हम 2 लोगों को सिलेक्ट करने वाले हैं जो कि हमारे इमॉर्टल सेक्ट यानी कि स्पिरिट बटरफ्लाई सेक्ट को ज्वाइन करेंगे। हमारी फैमिली के एंसेस्टर्स जी तो ऑलरेडी गोल्डन कोर रेल्म पर पहुंच चुके हैं, तो हो सकता है कि आज तुम में से ही कोई 2 बंदे उनके डिसाइपल बन जाए। जो सुनते साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। और तभी पैट्रियार्क कहने लगे कि ब्लैक ड्रैगन सेक्ट हमारा दोस्त है, तो वहाँ के जीनियस एल्डर वेंडिंग को हमने यहाँ पर इनवाइट किया है ताकि वो इस सेरेमनी को ऑब्जर्व कर सके। वेंडिंग का नाम सुनते साथ ही जियान काफी ज्यादा शॉक हो गया और तब तक वहाँ पर वेंडिंग की एंट्री हो चुकी थी। इसी के
के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।